हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पे। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके जो जीके जीएस के क्वेश्चन आने हैं तो उसके हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। आज हमारा जो होगा छठा होगा। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें, और जो बच्चे कंटिन्यू जुड़े हैं उनका आगे बेहतर होता ही जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका संबंध देखो आपका हो जाएगा किससे? तो मेक इन इंडिया। किससे हो जाएगा भैया? मेक इन इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। किस हो जाएगा? मेक इन इंडिया। तो देखो जो मेक इन इंडिया है इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 24 सितंबर 2014 को, ठीक है। किसके द्वारा? तो पीएम द्वारा इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है। पीएम द्वारा शुरुआत इसकी होती है। अब जो इसमें और भी देखोगे, जो स्किल इंडिया मिशन है, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन है, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी होती है 15 जुलाई कब? 2015 को इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। किसकी? स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो इसकी भी शुरुआत आप देखेंगे तो जून 2015 में ही क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है। जून 2015 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। तो ये जो जीरो डिफेक्ट है, मतलब शून्य दोष, ठीक है, और शून्य प्रभाव, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो मेक इन इंडिया मिशन का समर्थन करता है, ठीक है ना। इसका समर्थन करता है, यानी कि आप हमें ऐसी चीज़ बनानी है जो क्या दोष रहित हो और पर्यावरण के क्या हो? अनुकूल हो, ठीक है। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मरुद्वीप संबंधित है ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, द्वीप से या पर्वत से, ठीक है। तो मरुद्वीप का संबंध होता है किससे? तो ये देखिएगा रेगिस्तान से। क्या होता है? रेगिस्तान से। अब वो मरुद्वीप क्या होता है? तो अब आगे द्वीप लगा हुआ तो आप देखेंगे द्वीप से नहीं, द्वीप से नहीं है। देखिएगा रेगिस्तान में ऐसा स्थल या ऐसा भाग जो क्या हो, मतलब पानी से घिरा हो या फिर वो जंगलों से क्या हो? घिरा हो, ठीक है ना। उसे कहते हैं क्या? मरुद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। ये कहेंगे कि ऐसे देखेंगे कि रेगिस्तान में ऐसा स्थान जो पानी से क्या हो? घिरा हो, ठीक है, घिरा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मरुद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्वीप कहते हैं। और इनका जो आकार होता है ना, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि सहारा रेगिस्तान चले जाओ तो उसमें आपको ये देखने के लिए ये चीज़ें मिल जाती हैं, और वहाँ पे काफ़ी हरियाली भी रहती है, और वहाँ पे कह सकते हो कि जो आपके परिवहन की जो व्यवस्था होती है वो भी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा किससे? रेगिस्तान से हो जाएगा, ठीक है। इससे के साथ रेगिस्तान से हो जाएगा। अब देखो रेगिस्तान की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे रेगिस्तान है जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, देखो एक क्या है? कालाहारी मरुस्थल। आपसे पूछता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये बताना हमें कि ये आपको मिलेगा, हालांकि 2 देशों की सीमा पे देता है, कहीं 3 देशों की सीमा पर होता है, कि ये मिलेगा नामीबिया, ये मिलेगा किससे? बोत्सवाना व दक्षिण अफ्रीका। इन 3 देशों की सीमा पे ये मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? 3 देशों की सीमा पे ये मिलेगा, ठीक है। 3 देशों की ये सीमा पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो कालाहारी मरुस्थल है, इसी कालाहारी मरुस्थल में ध्यान रखिएगा कौन सी? तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी? बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। फिर आप देखोगे एक आपको चिली भी मिल जाएगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल।
आटा कामा मरुस्थल, ये कहाँ मिलेगा? ये मिल जाएगा आपका चिली में। कहाँ होगा? चिली में। ठीक है, तो ये दुनिया का क्या है? ये दुनिया का देखेंगे तो शुष्कतम, ठीक है, शुष्कतम ये क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट के क्या पाए जाएंगे? भंडार है। ठीक है, भंडार है। ठीक है, वैसे आप देखेंगे एक मिलेगा कौन सा? गोबी मरुस्थल सुना होगा? नहीं, गोबी मरुस्थल आपने सुना है। ये कहाँ पे है? तो ये है मंगोलिया में। ठीक है, कहाँ है? मंगोलिया में है। ठीक है, इसके बाद में आपने तकला मकान सुना होगा। तकला मकान मरुस्थल, ये कहाँ पे है? ये चीन में है। कहाँ पे? चीन में है। ठीक है, हमारे भारत में और पाकिस्तान की सीमा पे कौन है? तो आपने पढ़ा होगा थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे डेंसिटी वाला, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी वाला क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये लिखा है उच्चतम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी, सुनंदा भंडारे। तो ये सही आंसर कौन सा आपका? फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी। तो और ये लीला सेठ की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि ये हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हाई कोर्ट की पहली ये क्या है? महिला न्यायाधीश है, न्यायाधीश है, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। ठीक है, तो लीला सेठ जो है ना, इन्हीं के शायद पुत्र हैं विक्रम सेठ। ठीक है ना, विक्रम सेठ, इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस लिखी हैं पुस्तकें। ठीक है, तो फातिमा बीबी। अन्ना चांडी कौन है? तो ध्यान रखना ये अन्ना चांडी ये खासकर वैसे हैं केरल की। ठीक है, केरल की है। ठीक है, और अन्ना चांडी ध्यान रखिएगा कि सत्र न्यायालय या फिर कह सकते हैं जिला न्यायालय की फर्स्ट क्या है? महिला न्यायाधीश है, महिला न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये केरल में ही चुनी गई थी। ठीक है, तो जिला सत्र की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, हाई कोर्ट की लीला सेठ और सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी। तो सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश महिला कोई नहीं बनी है। ठीक है, आगे बन सकती है इन फ्यूचर, लेकिन अभी तक तो ये फातिमा बीबी ही है न्यायाधीशों के रूप में। ठीक है, अगला देखिएगा, अभी देखो सूची 1 को सूची 2 से क्या है आपको मिलान करना है। ठीक है, इन झीलों को संदर्भ में देखकर। ठीक है, झीलों को, तो अगर इनको मिलाने की हम लोग बात करेंगे तो भाई चिल्का झील कौन नहीं जानता है कि चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी क्या लैगून झील है, जो पूर्वी तट पर यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। पुलिकट झील की बात करेंगे तो पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। वैसे पुलिकट झील देखेंगे तो ये 2 राज्यों की सीमा पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया नहीं है तो फिर तमिलनाडु को ही मानना हमारे लिए उचित होगा। ठीक है, बुलर झील सबको पता है कहाँ पे है? कश्मीर में है। ठीक है, सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। यानी हमें लगाना है ए का थर्ड। ठीक है, ए का थर्ड दोनों में है। चिल्का झील कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में, यानी कि बी का 1। क्या लगाना है? बी का 1। तो देखो ये ही मिल गया पहला वाला। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये झीलें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, झीलें मिल जाएंगी ना यहाँ पे सारी। ठीक है, बाकी ऐसे 1-2 झीलों को और ध्यान रखना, जैसे आ जाए कि लोकटक झील पूछ लेता है आपसे। ठीक है, लोकटक झील तो ये मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। आपसे आ जाए अष्टमुदी या फिर वेम्बनाड झील की पूछ ले तो ये केरल में बताना। कहाँ पे? केरल में आपको बताना है। ठीक है, आपसे कोल्लेरू झील पूछ ले, कोल्लेरू झील तो आपको आंध्र प्रदेश में बताना है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में बताना है। ठीक है, आपसे मोती झील पूछ ले, आपसे सूर सरोवर पूछ ले
सूर सरोवर पूछ ले, ठीक है, तो ये यूपी में हो जाएगा। ठीक है, आपसे कांवर झील पूछ ले, कांवर झील पूछ ले, तो ये बिहार में हो जाएगा, बेगूसराय में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी झीलें हैं यूपी भारत में। ठीक है, आगे और देखो, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, नंदन नीलेकनी, मनमोहन सिंह या खुशवंत सिंह? ये हैं कौन? तो नंदन नीलेकनी। कौन है? नंदन नीलेकनी है। अब देखो, इनके बारे में हम लोगों ने सुन रखा होगा कि ये जो नंदन नीलेकनी, ये जो आपका ये एक संस्था है UIDAI, ठीक है ना, कि क्या थे ये? पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये जो संस्था है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड बनाने का जिम्मेदारी इसके पास होता है, इस संस्था के पास। ठीक है, तो ये क्या है आपका, आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसे कहेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, तो आधार कार्ड जो है ना आपका, वो बनाने की जिम्मेदारी, संशोधन करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? इसके पास होती है। इसके ये पूर्व अध्यक्ष थे, कौन? नंदन नीलेकणी। ठीक है, अगला जाओ। अगला क्वेश्चन है कि द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, एमाइले जोला, फरीद जकारिया, किरण देसाई। ठीक है, तो ये तो है किसका? फरीद जकारिया। ठीक है, तो फरीद जकारिया, ठीक है, ये क्या है? एक अमेरिकन पत्रकार है। ठीक है ना, ये क्या है? एक अमेरिकन क्या है? ये पत्रकार है, ये है। तो कार्ल मार्क्स की तो एक पुस्तक सुना होगा, दास कैपिटल। इनकी कौन सी है? दास कैपिटल, इनकी पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, कार्ल मार्क्स। आगे जाओ, अगला है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून या 22 जून? तो सही आंसर क्या आपका? 21 मार्च। ठीक है, तो विश्व जो वन दिवस होता है, वानिकी दिवस होता है, वो मनाते हैं कब? 21 मार्च को मनाते हैं। बाकी 5 जून की बात करें तो ये तो हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, वो हमने फर्स्ट बार कब मनाया था? 1974 में। किसकी मेज़बानी में? USA की मेज़बानी में मनाया था। ठीक है, 8 मार्च को तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महिला दिवस मनाते हैं। जबकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस। हालांकि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। क्या आते हैं? विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में शांति भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2015 के लिए किसे चुना गया है? योगेश जोशी, विदिता वैद्य, मंदर देशमुख या श्री निवास रेड्डी? तो इसमें सही आंसर क्या है? विदिता वैद्य। ध्यान रखेंगे कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि वो खुद एक वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम पे ये दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। आगे देखिएगा, अगला है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? N गोपालाचारी, KM मुंशी, N माधवराव, ठीक है, या डॉक्टर BR अम्बेडकर? ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या है? प्रारूप समिति। तो यानी कि प्रारूप
समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो प्रारूप समिति ये बनी कब थी? ये बनी थी कब? 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ठीक है, अब जो प्रारूप समिति थी इसमें कितने, तो कुल सात क्या थे इसमें? सदस्य थे, अध्यक्ष को भी मिलाकर। ठीक है, अध्यक्ष को भी मिलाकर कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य इसमें हुआ करते थे, अध्यक्ष सहित। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो संविधान बना था तो संविधान का प्रारूप बनाना या उसके प्रारूप को तैयार करना। ठीक है, जबकि संविधान को अपने मूल प्रति को किसने लिखा था? संविधान के मूल प्रति को इटालियन भाषा में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि जो आपका संविधान की जो मूल प्रतियों को इटालियन शैली में प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने, ठीक है, लिखा था। ठीक है, संसद का जो केंद्रीय चैम्बर था उसमें बैठकर इन्होंने लिखा था। ठीक है ना, इन्होंने लिखा था। सेकंड पॉइंट इसमें ये ध्यान रखेंगे कि संविधान के पन्नों पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या डिज़ाइन या अलंकृत किया है? ठीक है ना, क्या किया है? अलंकृत। यानी कि डिजाइन किया है, यानी उस पन्ने को सजा दिया है। ठीक है, बॉर्डर किनारे एरिया पे। ठीक है, पहले देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? पियरे क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने, ठीक है ना, या जॉन बर्दिन ने, या लिनुस पाउलिंग ने। ठीक है, कहना उसी विषय में 2 बार ये नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। ठीक है ना, वो कौन है? तो जॉन बर्दिन। इनको मिला है किसमें? तो भौतिक के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला है? भौतिकी में, यानी फिजिक्स में इनको मिला है 2 बार ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, 2 बार अवार्ड मिल चुका है इनको। ठीक है, बाकी उनको भी जो आपके मैडम क्यूरी हैं इनको भी 2 मिला है, लेकिन अलग अलग विषयों में मिला है। ठीक है, एक रसायन में, एक भौतिक में, लेकिन इनको भौतिक में 2 बार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, मलेशिया, किर्गिस्तान। ठीक है, या इनमें से सभी। तो अब देखो, ये वैसे मनाया तो ये तीनों जगह पे जाता है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्यों? आप देखो वो जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान जो है वो 31 अगस्त 1990 को किससे? तो USSR से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा ही मनाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे देखिएगा, ये मलेशिया, तो मलेशिया भी 31 अगस्त 1957 को, ठीक है ना, क्या हो गया? अलग हो गया। किससे? तो ये अलग हो गया था ब्रिटेन से। किससे हो गया था? ये हो गया था ब्रिटेन से अलग हो गया था। ठीक है, तो ये कब अलग हो गया? 31 अगस्त 1957 को। किससे? तो यूके से क्या हो गया? अलग हो गया, भाई आज़ाद हो गया। ठीक है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ये भी अलग हो गया। कब? 31
31 अगस्त कब, तो 1962 को, ये भी अलग हो गया। ठीक है, तो ये था ना, ये तीनों 31 अगस्त को अपना क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा, जब बात चलती है 4 जुलाई की, कब चलती है, 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को अपनी कौन स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो कहेंगे ये मनाता है यूएसए मनाता है। कौन मनाता है, यूएसए मनाता है 4 जुलाई को अपनी स्वतंत्रता दिवस। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, पूर्वोत्तर हिमालय में, ठीक है, या पश्चिमोत्तर हिमालय में। ठीक है, तो देखो हिमाद्री जो स्टेशन है ये कहाँ पे है, ये है आर्कटिक पर है। ठीक है ना, तो आर्कटिक पर ध्यान ना, ये आपका जो हिमाद्री है इसको यहाँ लिख दें कि जो आपका हिमाद्री स्टेशन है, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन आर्कटिक पर, ठीक है, आर्कटिक पर पहला, ठीक है, भारतीय स्टेशन है, भारतीय स्टेशन है। ठीक है, आर्कटिक की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक है ना, उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा डायग्राम भी देख ले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा, जैसे कि ये हमने माना, ये है आपकी क्या है, पृथ्वी, क्या है, हमने माना पृथ्वी। तो जो इसका उत्तरी ध्रुव है, इसका जो उत्तरी ध्रुव है ये वाला, ये माना ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये हमने माना क्या, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या माना, दक्षिणी ध्रुव है, यानी ये साउथ पोल है। ये क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल। तो देखिएगा साउथ पोल पर, ठीक है, जो रिसर्च स्टेशन लगे हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं, रिसर्च स्टेशन, उनमें से एक है कौन सा, दक्षिण गंगोत्री, सुना होगा, दक्षिण गंगोत्री। फिर एक है भारतीय, और फिर एक पड़ा होगा मैत्री, कौन सा है, मैत्री। तो ये 3 जो रिसर्च स्टेशन है वो क्या है, साउथ पोल पे हैं। कहाँ पे है, साउथ पोल पर। ठीक है, तो ये दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। ठीक है, मैत्री, ठीक है, मैत्री दिख रहा है ना, मैत्री ही लिखा है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मैत्री, ये मैत्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे, अच्छा ये देखो जो दक्षिण गंगोत्री है, ये ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर ये पहला रिसर्च स्टेशन था, लेकिन वर्तमान में ये बेकार हो चुका है, बंद हो गया है। ठीक है, बाकी ये 2 चल रहे हैं। जबकि यहाँ पर देखेंगे जो आपका उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव पर क्या है, आर्कटिक ध्रुव जिसे बोलते हैं, आर्कटिक है। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, वो कौन सा है, तो हिमाद्री है। कौन सा है, हिमाद्री है। ठीक है, हिमाद्री है। और जबकि साउथ पोल पे क्या है, ध्यान रखो, ये साउथ पोल पे ये है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कौन सा देश सर्वाधिक, देखो कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी उत्पादन करता है, मैक्सिको करता है, कनाडा करता है, इटली करता है, या फिर जर्मनी करता है। ठीक है, कौन करता है इसमें, ठीक है, मरकरी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इटली इसमें आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, इटली आ जाएगा। यानी कि जो इटली है ये मरकरी का क्या करता है, सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक है ना, मरकरी का सबसे अधिक क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखेंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जिस समय सवाल ये पूछा गया था, ठीक है, उस समय इटली था, क्या था, इटली था। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें कि जो आपका मरकरी है, वर्तमान में शीर्ष उत्पादक कौन है मरकरी का, तो बताएंगे इस समय कौन है, इस समय है चीन। कौन है, चीन। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान ये था, और ऑप्शन में भी चीन नहीं है, तो इसलिए इटली आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो मरकरी है, जो आपका मरकरी है,
इसको हम लोग पारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पारा भी कहते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक, वो हम लोग दर्शाते हैं Hg से। क्या दर्शाते हैं? Hg से दर्शाते हैं। ठीक है। अब जो पारा या मरकरी है, ये ध्यान रखिएगा कि एकमात्र क्या है, ये द्रव धातु है, द्रव धातु है। ठीक है, द्रव धातु है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पारा से ही बनता है अमलगम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमलगम किससे बनेगा? तो पारा से बनेगा। जैसे पारा में चांदी मिला दिया तो चांदी का अमलगम, लेकिन लोहे का अमलगम कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी तो रोम है। ठीक है, और रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, आपने देखा होगा खासकर जो बैरोमीटर होता है उसमें पारा का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेनाडा स्थित है। बताओ ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में है क्या? कैरेबियाई सागर में, हिंद महासागर में, या भूमध्य सागर में? तो देखो जो ग्रेनाडा एक क्या है? देश है। और ये कहाँ पे है? ये है कैरेबियाई सागर में। ठीक है, कहाँ पे? कैरेबियाई सागर में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेनाडा की जो राजधानी है, ग्रेनाडा की जो राजधानी है ये है कौन सी? तो सेंट जॉर्ज। क्या है? सेंट जॉर्ज, ये क्या राजधानी है? तो पहले तो आपको ध्यान रखो कि ग्रेनाडा है क्या? ग्रेनाडा एक देश है। कहाँ पे है? कैरेबियाई सागर में। और देखा जाए तो कैरेबियाई सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में ग्रेनाडा आपको पड़ेगा। क्या? एक देश पड़ेगा। ठीक है ना, आपने देखा होगा कैरेबियाई सागर कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो है, वो मतलब जो मैक्सिको की खाड़ी है उसी के बगल में है आपका कैरेबियाई सागर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश है? भारत, जापान, चीन या ब्राज़ील? देखो जो सिल्क है ना, जो रेशम है, इसका सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है वर्तमान में? कौन है? चीन है। भारत पूरे वर्ल्ड में सिल्क उत्पादन में किस नंबर पे आता है? ये सेकंड पे आता है। कौन आता है? सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, एक शहर पड़ेगा आपका कौन सा? भागलपुर। और ये शहर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग क्या? सिल्क सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। सिल्क सिटी कहते हैं किसको? भागलपुर को कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, रेशम के बारे में, रेशम वैसे देखेंगे तो हमारे भारत में कई प्रकार के रेशम होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के रेशम होते हैं, जैसे मलबरी रेशम हो गया, ठीक है, ओक रेशम हो गया, मूंगा रेशम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रेशम होते हैं। ठीक है, जबकि मूंगा रेशम पूरे वर्ल्ड में केवल भारत में ही उत्पादन होता है मूंगा रेशम का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, नील, कांगो या नाइजर? तो हालांकि सही आंसर क्या है इसमें? कांगो। ठीक है, कांगो। कांगो को वैसे हम लोग जायरे नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जायरे नदी भी कहते हैं। तो अब देखो इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमने माना, ये है क्या? आपकी पृथ्वी। क्या है भैया? ये है पृथ्वी। अब इससे सवाल क्या बन सकता है? देखो जैसे हमने मान लिया कि ये एक रेखा, हमने मान ली कि ये रेखा कौन सी है? एक है कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। एक हमने यहाँ मान लिया ये रेखा भूमध्य रेखा है। ठीक है, उसके अलावा एक रेखा हमने ये मान लिया मकर रेखा मान लिया। ठीक है, यानी कि ये रेखा कौन सी है? ये है आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, ये वाली कौन सी है? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है। ठीक है, और ये मकर रेखा है। कौन सी है? मकर रेखा है। ठीक है, ये है।
तो आपने पढ़ा जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, जो विषुवत रेखा इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री ये भी होती है लेकिन साउथ में होती है। ठीक है, ये वाली कौन सी रेखा है तो बताएंगे ये 23.5 डिग्री, ये क्या है आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, क्योंकि ये 0 डिग्री जो अक्षांश है ये 2 भागों में बांट देती है पृथ्वी को। ठीक है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, तो 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। ये मिलेगा आपको कौन सा, तो ये मिलेगा 23.5 डिग्री, ये क्या होगा, ये दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है, ये दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है, अब नदियों की जब हम लोग बात करेंगे तो इन नदियों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक नदी कौन सी है, एक नदी ये मानते हैं ये नदी वही है कौन सी, इस नदी का नाम है माही। नदी का नाम क्या है, माही नदी। तो ध्यान रखोगे कि माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं विषुवत रेखा पर। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है इस तरीके से, ये भी काटती है। ठीक है, ये भी काटती है। ये नदी कौन सी है, इस नदी का नाम देखिए कांगो या जायरे है, कांगो नदी है। ठीक है, फिर देखो अगली नदी कौन सी है भाई, अगली नदी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी मिल जाएगी इस तरीके से 2 बार काटते हुए इस तरीके से। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो इन नदियों का ध्यान रखना कि कौन किसको 2 बार काटती है। ठीक है, माही, कांगो और लिम्पोपो नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्पस, हिमालय यानी काराकोरम, एंडीज या फिर तिब्बत। ठीक है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है ना, तो फिर इसमें कौन हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई है 7,242 किलोमीटर की क्या है लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज की क्या है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करता है तो हम लोग बताएंगे वो है माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ है। और ये कहाँ पे है, किस देश में है, तो बताएंगे ये हो जाएगा अर्जेंटीना में। किस देश में जाएगा, अर्जेंटीना में हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी क्या है इसकी लंबाई है, ये क्या है सबसे लंबी मानी जाती है। ठीक है, अच्छा जैसे कि अगर जो हम लोग कुछ क्रम लगा लें, पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम लगा लें। ठीक है, तो देखिएगा सबसे लंबाई में अगर देखें तो पहला कौन सा हो जाएगा, अगर हम क्रम देखते हैं, लंबाई का क्रम देखते हैं तो देखिएगा भाई सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो गई, एंडीज हो गई। कौन सी हो गई, एंडीज हो गई, जो कहाँ पे है, जो है आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिल जाएगा ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी हमने पढ़ ली है, जिसकी लंबाई है 7,242 किलोमीटर की है। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका है, दूसरा है रॉकीज, क्या है, रॉकीज श्रृंखला है, जो कि ये कहाँ पे है, अच्छा थोड़ी सा भाई मिस्टेक होगी, उत्तरी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। इसकी लंबाई देखेंगे तो ये लंबाई हम लोग 6300 के आसपास में, कितना तो 6035, कितना है 6035 किलोमीटर में इसकी क्या है रेंज है। ठीक है, फिर देखिएगा तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कहेंगे वो है कौन सा, तो ग्रेट डिवाइडिंग क्या आपका रेंज, ये कहाँ पे, ये कहेंगे, ये तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ के आ रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो माउंट
कॉस स्कोथी, कौन थी? माउंट कॉस स्कोथी, ठीक है। जो कि इसकी अगर हम लोग देखें तो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ना, इसकी जो लंबाई जो है, अगर इसको देखेंगे तो अच्छा, ये 3rd नंबर पे देखते हैं, ये आएगा किस पे? तो ये आएगा 4th नंबर पे आएगा, ठीक है। 3rd पे देखा जाए, 3rd पे तो आपके कौन से? हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, हिमालय। और ये कहाँ पे है? एशिया में। कहाँ पे है? एशिया में हो जाएगा। इसकी लंबाई देखेंगे तो लगभग देखेंगे तो 3800 के आसपास में, 3865 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। 4थे नंबर पे देखते हैं तो यहाँ पे आएगा कौन सा? तो ग्रेट डिवाइडिंग आपका क्या हो जाएगा? रेंज। कहाँ पे है ये? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ये क्या है? लगभग 3621 किलोमीटर के पास में, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनको सबको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है ध्रुव, हर्षा, अप्सरा, विपुला। तो देखो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा अप्सरा। कौन सा हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। अप्सरा हो जाएगा। अब जो अप्सरा है इसको ध्यान रखेंगे कि इसका जो निर्माण की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था अगस्त, ठीक है, खासकर 4 अगस्त है ना, 4 अगस्त 1956 में, 56 में भारत ने किसे? तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में क्या किया था? स्थापित किया था। क्या किया था? महाराष्ट्र में स्थापित किया था। ये भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। नाम क्या था? अप्सरा। नाम क्या है? अप्सरा, ठीक है। अब भारत में बहुत सारे ऐसे क्या हैं? आपके परमाणु रिएक्टर हैं, ठीक है ना। क्या है? परमाणु रिएक्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब परमाणु विद्युत केंद्र की बात करेंगे तो ऐसे भी परमाणु विद्युत केंद्र की अगर बात करेंगे तो केंद्र तो कई सारे हैं। जैसे देखेंगे एक कैगा परमाणु केंद्र की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। एक अगर नरौरा की बात करेंगे, नरौरा ये कहाँ पे है? तो कहेंगे ये तो आपको एक जिला ही पड़ता है। कौन सा? बुलंदशहर जिला पड़ता है, यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। रावत भाटा पूछता है अगर तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। एक अगर आपको कलपक्कम पूछ लेता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। या काकरा पार पूछ ले तो, काकरा पार पूछ ले तो ये गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। तमिलनाडु में हालांकि एक और भी है जिसका नाम है कुडनकुलम, ठीक है ना। क्या है? कुडनकुलम और कलपक्कम, ये तमिलनाडु में है। वैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक आपको मिल जाएगा जिसका नाम है तारापुर। वो कौन सा है? तारापुर वाला, ठीक है। यही लिख दिया जाए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो कहेंगे महाराष्ट्र में है। हालांकि तारापुर वाला जो है ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था, ठीक है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे मानते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा को मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। नेपच्यून, शुक्र, शनि या यूरेनस, ठीक है, आकार में छोटा है, ठीक है।
आकार में छोटे की बात चलती है, देखो पृथ्वी 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है, 5वीं क्या सबसे बड़ी ग्रह है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसमें शुक्र ही ऐसा ग्रह दिख रहा है जो पृथ्वी से क्या होगा, छोटा होगा, बाकी ये सारे क्या हैं, बड़े हैं। जब हम क्या लगते हैं, इनके आकारों का जब क्या लगाते हैं ना, क्रम लगाते हैं, आकारों का क्या लगाते हैं, क्रम लगाते हैं, तो ये क्रम कैसा लगता है, ठीक है, ये क्रम कैसे लगता है, देखिएगा अगर ये हमने पढ़ा है क्या कि पृथ्वी जो है ये 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है, ठीक है, तो पृथ्वी से बड़े कौन से ग्रह हैं, तो देखिएगा पृथ्वी से बड़ा हो जाएगा आपका यहाँ पर एक मिल जाएगा, 6ठे नंबर का कौन मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा शनि, कौन होगा, शनि। आगे एक मिल जाएगा कौन सा, 7वें नंबर का, वो कौन होगा आपका अरुण, क्या होगा, अरुण, या इसे आप कहते हैं यूरेनस, क्या बोलेंगे, यूरेनस। 8वां कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं, 8वें नंबर का होगा, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो होगा आपका कौन सा, वरुण, वरुण या नेपच्यून, ये बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, नेपच्यून बोलेंगे, ठीक है। और अगर बात करते हैं सबसे छोटे की बात करेंगे, ठीक है, तो आपका बुध हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, कौन से, सबसे छोटा हो जाएगा कौन सा, बुध हो जाएगा, ठीक है। बुध से थोड़ा सा बड़ा कौन सा हो जाएगा, आप देखेंगे तो शुक्र हो जाएगा, ठीक है, तो मंगल हो जाएगा, ठीक। तो 5वीं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये अच्छा, अब सबसे बड़े ग्रह की बात चलिए ना, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, आपका बृहस्पति है, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, ये तो क्रम है ना, सूर्य से दूरी के क्रम में हम लोग लिखा लिए हैं, ठीक है ना। तो 5वीं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है, ठीक है। अगर पृथ्वी है ना, फिर देखिएगा जो बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, क्या है ये, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी क्या है, 5वीं सबसे बड़े ग्रह है, ठीक है। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति की बात देखेंगे तो जो आएगा जो वो शनि आएगा, कौन सा आएगा, शनि आएगा। फिर इसके बाद में कौन सा आएगा आपका, अरुण आएगा, कौन सा आएगा, अरुण आएगा। और फिर कौन सा आएगा आपका, वरुण आएगा, ठीक है, वरुण आएगा। तो ये देखेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, उससे छोटा ग्रह शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, ठीक है। और फिर 5वें नंबर पे आएगी कौन सी, पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। तो यानी इस ऑप्शन में देखा जाए, तो शुक्र ही है जो पृथ्वी से छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। चलो आगे आते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, परिनिर्वाण यानी कि उनका जो निधन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। इन 4 ऑप्शनों में देखो कहाँ से, अब बोधगया में, कुशीनगर में, राजगृह में, या वैशाली में, या फिर वैशाली में। तो इनका निधन कहाँ हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ेगा, तो यूपी में है, ठीक है। बोधगया में तो इनको, तो ये बिहार में ना, यहाँ तो इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी यहाँ पर, ठीक है। जिसे कहाँ, जो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बिहार में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, है नी। ये राजगृह है, राजगृह में हमने पढ़ा था कि राजगृह में ही क्या हुआ था, बौद्ध संगति के पहली बैठक हुई थी, ठीक है। राजगृह में तो क्या हुई थी, बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, या MG रनाडे। तो ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी कब, 1909 में। कब लिखी थी, 1909 में लिखी थी। जब ये क्या कर रहे थे, ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। जब पानी वाले जहाज से जा रहे थे तब ये लिखा था हिंद स्वराज, ठीक है। मलंग बाबा भी कहते हैं, ठीक है, इनको अर्धनग्न फकीर भी कहते हैं। देखो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर, या अंटार्कटिक पर। तो इसका सही आंसर क्या है, विषुवत
रेखा पर, क्या होता है, विषुवत रेखा पर होता है। देखिए ये इस तरीके से अगर क्या है आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है तो बीच में एक क्या आपका 0 डिग्री अक्षांश है, क्या है 0 डिग्री अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। चलो देखना भैया, और इसके बाद में यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 23.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और रेखा गुजरती है नीचे की साइड से, जो कि क्या है 23.5 डिग्री, ठीक है। ये क्या आपका उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा, क्या कहते हैं, मकर रेखा, क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप जरा कि दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है। तो जिन जिन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है या विषुवत रेखा गुजरती है, वहाँ पे दिन और रात इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब होंगे बताओ, तो दिन और रात यहाँ पे बराबर होते हैं। एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक हो कौन सा, 21 मार्च, 21 मार्च व 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर, ध्यान रखना। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, वो होते हैं कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, ठीक है। अब जो ये विषुवत रेखा है, ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कर्क रेखा पर इसमें क्या होगा कि 21 जून को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। बड़ा दिन का मतलब क्या होगा, हो सकता है कि 14 घंटे दिन रहे, है नहीं, 10 घंटे रात रहे, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिन वो क्या होगा, सबसे छोटी रात होगा। ये तो कॉमन सी बात है, जब सबसे बड़ा दिन होगा तो फिर सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी रात भी होगी, ठीक है। ये होता है नहीं, ये बात हो गई। अब देखो नीचे वाले हिस्से पे क्या होगा, मकर रेखा पर जब सूर्य का दक्षिणायन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर क्या आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी क्या होंगी, रातें होंगी, ठीक है। सबसे छोटी क्या होंगी, रातें होंगी, सबसे छोटी रातें होंगी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। जैसे कि अगर जो 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे हम लोग वसंत विषु कहते हैं। क्या बोलते हैं, वसंत विषु कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ग्रीष्म, है नहीं, ऋतु बोलेंगे, ठीक है ना। जब इस पे आएगा 22 दिसंबर को जब आएगा, जब सूर्य लंबवत चमकेगा, तो इसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। बसंत विषु 21 मार्च को होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक है डॉट डॉट क्या है भैया, पर्वत श्रृंखला है, क्या प्रवाल भित्ति है, मानव निर्मित दीवार है, ज्वारी भित्ति है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, आपकी एक प्रवाल भित्ति है। क्या है, प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए ऑस्ट्रेलिया की संरचना जब देखते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप संरचना ऐसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का, इस तरीके से। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है।
कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये तो कहते हैं ना। तो देखिएगा, और इसके आप देखेंगे इस साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा एक पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिलेगा। ठीक है, इसके इस साइड में आप देखेंगे इस वाले हिस्से में यहाँ पर इस तरीके से ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति है। ठीक है ना, यहीं पे एक ऑस्ट्रेलिया का प्रांत भी है क्वींसलैंड। हालांकि ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर क्या है, ये पैसिफिक ओशियन है, पी सी लिखते हैं, पैसिफिक ओशियन। ठीक है ना, यहाँ पे यानी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का यहाँ पे कोरल सागर हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत पड़ता है क्वींसलैंड। कौन सा पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है एक क्वींसलैंड पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वींसलैंड प्रांत है। तो उस क्वींसलैंड प्रांत के पड़ोस में ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा। नीचे की साइड में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको कौन मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा मिल जाएगा? न्यूजीलैंड, जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। यहाँ पर एक कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का ही द्वीप है तस्मानिया। कौन सा है यहाँ पर? तस्मानिया। तस्मानिया, तो तस्मानिया द्वीप किसका है? ऑस्ट्रेलिया के अधीन ही आता है, उसी का है। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे इस वाले हिस्से में, ऐसे देखो इस वाले हिस्से में कई सारे क्या हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्या? तो रेगिस्तान मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे एक क्या है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहीं पे है, ग्रेट सैंडी मिले यहीं पे। ठीक है, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट सैंडी आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और देखेंगे तो उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, लंबी क्या है, प्रवाल भित्ति है। ठीक है, मूंगा की चट्टानें ही हैं ये। ठीक है, मूंगा की चट्टानें हैं। चलिए आगे देखिए, अगला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में, पेरिस में, वियना में, बर्लिन में। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? वियना। ठीक है, वियना में है। ठीक है, वियना में हो जाएगा। और इसकी परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो होती है ना, ये कब होती है? 29 जुलाई 1957 को, 1957 को होती है। यानी कि जिस दिन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं ना, क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, उस दिन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वियना ये वहाँ पड़ता है ना, आप देखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, है नहीं? किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है क्या? वियना। तो वहाँ पे है ये एजेंसी। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला है, अच्छा सूची को मिलाने वाला युद्ध। देखो भाई युद्ध वाले मिलाओ, कौन कहाँ युद्ध कब हो रहा है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो भाई सभी को पता है, पहले का मिल जाएगा किसमें? तीसरा मिल जाएगा। ठीक है, पानीपत। ठीक है, चलो और देखो, प्लासी युद्ध हमने पढ़ा था 1757 में, है नी? 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। ठीक है ना, यही तो होगा ना, हालांकि सही है। ठीक है, पहला का दूसरा। ठीक है, तो ठीक है, पहला का दूसरा यहाँ पे है, फिर दूसरा का तीसरा, यानी बी का थर्ड। ठीक है, हाँ तो ये देखो पहले वाला ही मिल गया, यहाँ पे पहला वाला मिल गया। ठीक है, यानी कि पहला का दूसरा, 20 का 3। ठीक है, इन सबको, तो ये युद्धों के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? आपने पढ़ा था इब्राहिम लोदी और
बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है, बाबर जीत गया था। प्लासी के युद्ध देखेंगे 1757 में होता है। प्लासी जगह कहाँ पड़ती है, ये पड़ता है प्लासी जगह पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये इसमें क्या थे, अंग्रेज एक तरफ थे, ठीक है, एक तरफ सिराजुद्दौला था, ठीक है, सिराजुद्दौला था। हल्दी घाटी के युद्ध देखेंगे तो ये भी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अगला है विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है मतलब कहाँ पे है, कनाडा में है, गुयाना में है, वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये कहाँ मिल जाएगा, वेनेजुएला में, ठीक है। और नाम क्या है, सबसे ऊंचे झरने का नाम क्या है, उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। नाम क्या है, एंजिल जलप्रपात। शायद इसकी हाइट अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद ये इतनी है मीटर, ठीक है, इतनी 979 या 80 मान सकते हो मीटर के, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में चला ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जो को वेनेजुएला जो है ना, वेनेजुएला ये आप देखेंगे दक्षिण जो अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पे कह सकते हैं कि खासकर पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। ये इस यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पादन इसका यहाँ पे ठीक है, उत्पादन यहाँ पे अच्छा खासा होता है, ठीक है ना। और लानोज घास के मैदान यही पाए जाते हैं, ठीक है, लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में ही पाए जाते हैं। कौन से, लानोज घास के मैदान ये पाए जाते हैं, ठीक है, लानोज घास के मैदान ये ही पाए जाएंगे, ठीक है। बाकी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से सवाल बहुत सारे ये बन जाते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया एक कह सकते हैं कि ये के सबसे छोटा महाद्वीपों में काउंट होता है, सबसे छोटा महाद्वीप में ये काउंट होता है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा ध्यान रखिए विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला देश है, कनाडा सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला क्या है, देश है, ठीक है। आगे देखिएगा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज यानी मक्खियों के भगवान, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज यानी मक्खियों के भगवान के पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। थॉमस हार्डी, विलियम गोल्डिन, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज एलियट। तो ये कौन है, ये है विलियम गोल्डिन, ठीक है, विलियम गोल्डिन, ठीक है। तो विलियम जो शेक्सपियर हैं ये तो इंग्लिश के काफ़ी अच्छे कवि हैं, ब्रिटेन के हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद या जयदेव। तो इसके लिए कौन है भी, जयदेव। तो इस गीत गोविंद में आप देखेंगे कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में जो संबंध है उसको इसमें क्या किया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है, उसको दर्शाया गया है, ठीक है। बाकी प्रेमचंद की बात कर लें तो प्रेमचंद के बारे में ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, इनकी एक क्या है मंगलसूत्र रचना है, मंगलसूत्र, ये इनका क्या है, अधूरा उपन्यास है, क्या है, अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास। बाकी प्रेमचंद की देखा जाए तो कई सारी पुस्तकें इनकी हैं, ठीक है। तो इनकी कौन सारी पुस्तकें देखो जरा, इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करें तो यहाँ है क्या, पंच परमेश्वर, क्या है, पंच परमेश्वर। इसके अलावा इनकी रचना है बेटों वाली विधवा, बेटों वाली विधवा, ठीक है। एक है पूस की रात, पूस की रात, ठीक है। इसके अलावा गबन है इनका ही है, गोदान इनका है ही है, ठीक है, निर्मला इनका है ही है, निर्मला है नहीं। बाकी करबला, करबला, ईदगाह, ठीक है, कौन सा है, ईदगाह। ईदगाह के बाद में इसका इनकी रचना देखो, एक है पंच परमेश्वर हो गया, ठीक है, एक सरोवर भी है, सरोवर भी है, ठीक है। और इनकी रचनाओं में देखा जाए तो ये सारी इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। गबन, गोदान, निर्मला, करबला, ईदगाह, ठीक है, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, शतरंज, ठीक है, या शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी, ठीक है। तो प्रेमचंद को
इनका जो मूल नाम था, मूल नाम वो था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? वाराणसी में। ये बनारस के थे भाई। कहाँ के थे? बनारस के थे। कालिदास की रचनाओं की बात करें, ये संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। इनकी बात में है इनका मेघदूत, बड़ी फेमस हुई है रचना इनकी, मेघदूत। इनके अलावा है ऋतु संहार, ऋतु संहार। इनकी रचना है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। फिर है रघुवंशम, रघुवंशम। फिर है विक्रमोवर्षियम, विक्रमोवर्षियम, ठीक है, विक्रमोवर्षियम, ठीक है। तो ये इनकी क्या हो गई? रचनाएं हो जाती हैं कालिदास की। आगे देखिएगा, अगला है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्स, श्रीमती फ्रान पिप्स, सुश्री वेलेंटिना टेरेस्कोवा। तो इसमें कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी श्रीमती फ्रान फिप्पस, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। ये तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। अच्छा, उत्तरी ध्रुव में जाने वाली प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला पूछे, ठीक है। कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर। वो है प्रीति सेन गुप्ता। कौन है? प्रीति सेन गुप्ता। शायद 1993 में गई थी, ठीक है। इनको ध्यान रखना, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? दिसंबर 27, 1911 कोलकाता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, या 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में, ठीक है। देखो, ये तो गाया गया था कहाँ पर? ये गाया गया था यहाँ पर, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष पूछ लेता है तो बताना है विशन नारायण दत्त, विशन नारायण दत्त, ये इसमें अध्यक्ष थे, इसमें गाया गया था, ठीक है ना। जबकि 1896 में जो क्या हुआ था, कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना, कोलकाता अधिवेशन, इस वाले में राष्ट्रगीत गाया गया था, राष्ट्रगीत गाया गया फर्स्ट टाइम। इसमें अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे, ठीक है। यानी कि वंदे मातरम इसमें गाया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई 2024 को मनाया गया, 27 मई 2024 को, 28 मई 2024 को, या 29 मई 2024 को, ठीक है। भूख दिवस, ठीक है। तो देखो, भूख दिवस कब मनाया गया था? तो ये 28 मई को मनाया गया था, ठीक है। अगला है 28 मई 2024 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया है? ठीक है, ये है कौन सी भाई? प्रगति 2024। इस मिशन को क्या गया? लॉन्च। किसने? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गेल लिमिटेड ने कहाँ अपने पहले 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र को शुरू किया? ठीक है, कर्नाटक, हरियाणा, सिक्किम, मध्य प्रदेश। ये शुरू किया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है विजयपुर। विजयपुर ये है, विजयवाड़ा नहीं है। क्या है? विजयपुर, ठीक है। यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है, विजयपुर, ठीक है, विजयपुर यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है। अब जो गेल है ना, गेल का फुल फॉर्म ये होता है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड।
इसका फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी, गैस अथॉरिटी, अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। मुख्य हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? गेल का, वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। स्थापना कब होती है? 1984 में, ठीक है, यहाँ पे। तो 10 मेगावाट का स्थापित किया गया है, ठीक है। कौन सा? हरित संयंत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है आपका, वैसे 28 मई 2024 को किसके द्वारा 3 प्रमुख पहलों का प्रवाह पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो ये प्रवाह का पोर्टल जो है ना, ये आरबीआई द्वारा किया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई द्वारा किया गया है। आगे देखो, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 विषय क्या था? समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। अब देखो, हालांकि 2024 में जो हुआ था उसमें इनमें से तो कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। हालांकि इसका जो था हमारी भूमि हमारा भविष्य, ठीक है, हमारी भूमि हमारा भविष्य, ठीक है। हम पीढ़ी की क्या कर रहे हैं? बहाली कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या था? भूमि क्या मतलब स्लोगन क्या था या नारा क्या था? हमारी भूमि, ठीक है, हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, ठीक है। हम पीढ़ी, पीढ़ी मतलब जनरेशन, पीढ़ी की क्या कर रहे हैं? बहाली, बहाली कर रहे हैं। 2024 की थीम तो ये थी, 2024 की थीम ये थी। यह सिग्नल भी दे सकता था, हमारी भूमि हमारा भविष्य, ऐसे दे सकता था, ठीक है। अगला देखो भैया, अगला क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा, कैबिनेट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? तो देखो, लोकसभा भंग करने की जो घोषणा है ना, वो कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति करता है। तो ये 17वीं लोकसभा की बात कर रहा है, ठीक है। अब 18वीं लोकसभा आ चुका है नहीं? तो अभी देखेंगे कि 18वीं लोकसभा, ठीक है, का चुनाव कब हुआ है? 2024 में हुआ है। कितने चरणों में? तो 7 चरणों में हुआ है ना चुनाव। कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में चुनाव हुआ है। तो 18वीं लोकसभा के नेता कौन चुने गए हैं? तो वो जो पहले थे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, वो चुने गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप इस यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7 जून 2024 को किस प्रसिद्ध भारतीय वन्य जीव जैव वैज्ञानिक का निधन हो गया? असीर जवाहर थॉमस जॉनसिंग, सलीम अली, माधव गाडगिल, उल्लास कारंतन। तो इसका आंसर क्या है? ये है असीर जवाहर थॉमस जॉनसिंग, इनका हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सलीम अली, तो सलीम अली क्या थे? एक पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक ये थे। तो आप देखेंगे इनका, इन्हीं के नाम पे क्या है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में। सलीम अली पक्षी, अगर आप देखेंगे अभ्यारण्य कहाँ पे है, ठीक है ना, पक्षी अभ्यारण्य पूछ लेगा तो ये कहाँ पे मिलेगा? गोवा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गोवा में मिलेगा। यहाँ पे लिख लिया जाए तो देखो, सलीम अली अगर पूछता है राष्ट्रीय उद्यान की बात करता है तो ये तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जबकि सवाल ये हो कि सलीम अली अगर पूछेगा पक्षी विहार की बात करेगा, पक्षी विहार, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा गोवा में हो जाएगा, ठीक है। सलीम अली जो है ना, इनकी जो कर्म भूमि रही है, कर्म भूमि का मतलब जहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जहाँ पे इन्होंने काम धाम भाई किया है, पूरा रिसर्च किया है पक्षी के ऊपर, वो कौन सा था? तो वो है आपका केवलादेव या घाना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सलीम अली हैं, या यहाँ पर लिख दें क्या? हाँ, यहाँ लिख दो, सलीम अली की जो कह सकते हैं कर्म भूमि रहा है, वो क्या रहा है? तो केवलादेव
या फिर घाना, पश्चिमी बिहार। कहाँ पे है? तो यह भरतपुर जिला है, कहाँ पे? राजस्थान में है। तो ये इनकी कर्म भूमि रही है, ठीक है ना, ये कार्य इनकी कर्म भूमि रही है, ठीक है। तो इसको इनको भी ध्यान रखना, सलीम अली को, ठीक है। माधव गाडगिल तो ये क्या है, एक सांख्यिकी विद है ना, ये क्या एक सांख्यिकी विद माने जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 38 क्वेश्चन। कह रहा है कि 6 जून 2024 को किन देशों ने बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत की है, ठीक है। भारत, चीन, रूस, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ठीक है, भारत, नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो इसका सही आंसर क्या है, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान, इन 3 देशों ने मिलकर क्या शुरू किया है कि एक बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक अलायंस, एक गठबंधन की क्या की शुरुआत की है, ताकि कोई भी अगर जो आगे इन फ्यूचर कोविड-19 जैसी महामारी आ जाए तो हम लोग क्या करें, दवाओं में या कह सकते हो उसकी तैयारी में क्या करें, पहले से तैयार रहें, मजबूत रहें, यानी कि समय पे ही हमें हर चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे फार्मास्यूटिकल। तो इसमें 3 देश जो हैं इसके संस्थापक देश माने जाते हैं, ठीक है। तो मान लो आने वाले सवाल में सवाल पूछा जा सकता है कि बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन का कौन सा संस्थापक देश नहीं है? तो संस्थापक देश कौन है? भारत, दक्षिण कोरिया और जापान, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो बताएंगे इसकी राजधानी तो क्या है? सियोल है। क्या है? सियोल है। और मुद्रा क्या चलता है? मुद्रा क्या चलता है? मुद्रा क्या चलेगा यहाँ पे? तो मुद्रा चलेगा वान। क्या चलेगा? वान। क्या चलेगा? वान चलेगा, ठीक है। मुद्रा क्या चलेगा? वान चलेगा, ठीक है। मुद्रा क्या होगा? वान चलेगा। तो ये हमारे आज के कितने रहे हैं? आज के 38 क्वेश्चन रहे हैं, जो ये आपके आगामी पुलिस परीक्षा में के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।